नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज आपके लिए हिंदी भी शुरू की जा रही है। यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए स्पेशल, यूपी पुलिस लेखपाल और वीडियो के लिए स्पेशल दोस्तों हिंदी भी शुरू की जा रही है। यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी पेपर हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी पेपर हो, या फिर यूपी पुलिस हो, या वीडियो हो, या लेखपाल हो, हिंदी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे दोस्तों। तो हिंदी की आज पहली क्लास वर्णमाला से शुरू करते हैं। अगर वर्णमाला आपने ध्यानपूर्वक पढ़ ली तो आपकी संधि चुटकियों में हो जाएगी दोस्तों। और संधि का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यूपी पुलिस में कम से कम 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन बोले तो 4 नंबर के हैं, और 2 क्वेश्चन आएंगे लेखपाल में 2 नंबर के होंगे दोस्तों। तो संधि के लिए जरूरी है वर्णमाला, और वर्णमाला तक भी 2-3 क्वेश्चन देखने ना मिलेंगे यूपी पुलिस में दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक वर्णमाला। अब वर्णमाला से पहले अगर थोड़ा ध्यान दे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भाषा की, क्योंकि हिंदी क्या है, एक भाषा है। हिंदी क्या है, भाषा है दोस्तों। हिंदी भाषा है, तो ये जो भाषा शब्द है ये संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है। जिस भाष का अर्थ है दोस्तों, भाष का अर्थ है, अर्थ इसका बोलना। तो भाष का जो अर्थ है वो है बोलना। भाष का अर्थ है बोलना। अब थोड़ा सा याद ध्यान देंगे दोस्तों, बोलने की जो सार्थक इकाई है वो है वाक्य, या दूसरी भाषा में बोलने की सार्थक इकाई कह लो, या कह लो भाषा की सार्थक इकाई। जो भाषा की सार्थक इकाई है दोस्तों, सार्थक बोले तो अर्थ के साथ, पूरे अर्थ के साथ अगर बात करें तो भाषा की जो सार्थक इकाई है वो है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई है उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई है दोस्तों उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई है पदबंध। उपवाक्य से छोटी इकाई है पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई है पद। पदबंध से छोटी इकाई है पद। पद से छोटी इकाई है अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई है ध्वनि या वर्ण। ध्वनि या वर्ण। ध्वनि या वर्ण। अब ध्यान से समझेंगे भाई। अब क्या बोल रहे हैं हम कि भाषा के है, भाषा शब्द लिया गया संस्कृत के भाष शब्द से, जिसका अर्थ है बोलना। एक पॉइंट कॉपी में नोट कर लेंगे दोस्तों। वर्णमाला ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आज तक हिंदी अगर किसी पेपर में आओगी तो उस पेपर में वर्णमाला बिना प्रश्न नहीं बनेगा। 2 तो 3 क्वेश्चन आपके वर्णमाला से देखने मिलेंगे हमने। वर्णमाला भाषा के बता, भाषा है संस्कृत के भाष शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है बोलना। बोलने की जो सार्थक इकाई है वो है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई है पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई है पद। पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है दोस्तों। अब ये है कि वाक्य क्यों दोस्तों, हम वाक्य हो, वाक्य वैसे तो कई प्रकार के हो, वाक्य पूरा टॉपिक भी है, लेकिन अगर बात करें वाक्य, जिस माध्यम से, जिन शब्दों के बोलचाल से हम अपनी बात को दूसरों से समझा पाते हैं। जैसे सीता खा रही है, तो दूसरे तक बताने खातर हमने क्या बोला, सीता खा रही है। अब खाना खा रही है तो यह चीज बताने खातर हमने सीता खा रही है। ये पूरा का पूरा वाक्य है दोस्तों। राम पढ़ रहा है, तो राम क्या कर रहा है, यह चीज बताने खातर हमने क्या बोला, राम पढ़ रहा है, तो यह है वाक्य। अर्थात अपनी बात को दूसरे तक समझाने के लिए हमने जिस भी माध्यम का या जिन शब्दों के समूह का प्रयोग करा, वो शब्दों का समूह के कहलावा है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई है पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद। पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई है ध्वनि या वर्ण। अब ध्यान देंगे, पद और पदबंध या उपवाक्य क्या है, वाक्य का छोटा भाग ही कहलाएगा उपवाक्य। लेकिन अगर बात करें पद की और पदबंध की दोस्तों, एक शब्द, कोई भी शब्द है, वो शब्द अपने आप में पद बन जाएगा। कब, जब उसका प्रयोग वाक्य में कर देंगे। तो ये डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा गया हमारे है कि जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह शब्द उसका पद बन जाता है। जैसे एक वाक्य ले ला, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है,
तो ये वाक्य है दोस्तों, यू क्या है, वाक्य है। इसमें हम राम ने छोड़ दे पढ़ता है, कौन पढ़ता है, इस चीज का ज्ञान नहीं हुआ, तब यू उपवाक्य बन जाएगा। और उपवाक्य के करें हम पद, राम पढ़ता और है। अगर खाली हम यहाँ राम लिख रहा तो राम अपने आप में एक शब्द है या किसी का नाम है, यू है शब्द। और जब इस शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया तो ये इसके पद बन गए दोस्तों, ये बन गए वाक्य के पद। तो कोई भी शब्द अगर वो स्वतंत्र है तो शब्द है, और उसका प्रयोग वाक्य में कर दिया तो वो शब्द ना होगा, उस वाक्य का पद कहलाऊगा। और यू भी पद, यू भी पद, यू भी पद, और दो पदों ने एक जगह जोड़ दिया अगर तो ये पद बंद बोले तो दो पद जुड़ गए, तो दो पद एक जगह जुड़ेंगे, उसका नाम टिक जाएगा पद बंद। तो ये वाक्य, वाक्य में राम को छोड़ दें उपवाक्य बन जाएगा। उपवाक्य अगर ये बात करें तो ये प्रत्येक पद है, और पदों अगर दोनों एक जगह जोड़ दें तो ये पद बंद कहलाऊगा दोस्तों। क्या कहलाऊगा, पद बंद। अब पद बंद के बाद आया हमारा पद, पद बताया कोई शब्द होगा, पद के बाद अक्षर और ध्वनि। थोड़ा सा ध्यान दियो दोस्तों, अगर बात करें पद के बाद अक्षर और ध्वनि की, तो राम जो शब्द है इसमें कितने अक्षर हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सके वो मारते हैं। राम, राम जो शब्द है इसमें दो अक्षर है दोस्तों। दो अक्षर कौन कौन से हैं, एक है रा और एक है मैं। राम शब्द में दो अक्षर हैं, कौन कौन से, रा और मैं। अगर बात करें वर्ण की कितनी है इसमें या ध्वनि कितनी है इसमें, तो इसमें वर्ण अलग अलग कर देंगे, तो रै में हलंत लगा देंगे तो इसका स्वर अलग हो जाएगा आ। ऐसे ही मैं हलंत लगा दोगे तो इसका स्वर अलग हो जाएगा ए। और जहां कोई स्वर नजर नहीं आता, जहां मात्रा नजर ना आवे, वहां कौन सी मात्रा होगी, ए। तो यो अगर बात करें राम, राम शब्द में दो अक्षर हैं, तो ये अक्षर हैं और ये है ध्वनि या वर्ण, और चार वर्ण है राम शब्द में दोस्तों, या छोटी इकाई है वर्ण या ध्वनि। तो बोल सके हम वर्ण की अगर परिभाषा की भी बात करें तो वर्ण वो होगा जिसके उसके बाद टुकड़े ना किए जा सके हों, अर्थात ध्वनि का वह अंतिम रूप जिसके टुकड़े ना किए जा सकते वर्ण कहलाओगे। तो ये वर्ण, वर्णों मिलकर बना यू अक्षर, अक्षरों मिलकर बना शब्द, शब्द जो है पद, पदों मिलकर बना वाक्य। तो वाक्य सबसे बड़ी इकाई है या सार्थक इकाई बोल सको वाक्य है। अगर छोटी इकाई की बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो ध्वनि या वर्ण है, ध्वनि या वर्ण। लेकिन यहां भी क्वेश्चन डेवलप होगा भाई ध्वनि है या वर्ण है, इनमें भी डिफरेंस क्या है दोस्तों। अगर बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई की, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, देखिए ध्यान से साफ दिख रहा होगा भाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अगर कहा, अगर मौखिक इकाई कहा तो ध्वनि होगी। अगर लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछा तो वर्ण होगी। तो इन दोनों में भी थोड़ा डिफरेंस है कि ध्वनि या वर्ण में फर्क क्या है। तो ध्वनि या वर्ण में फर्क है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। और अगर बात करें अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो दोस्तों शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। और अगर बात करें पूर्णता के आधार पर, पूर्णता का मतलब पूरे अर्थ के साथ, अर्थात ये भी बता गए थे हम वाक्य है भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक का मतलब अर्थ के साथ। तो अगर बात करें पूर्णता के आधार पर भाषा की छोटी इकाई क्या है, वाक्य है दोस्तों। एक तक चीज नोट कर लेंगे, 1 मिनट है आपके पास, पूरी स्क्रीन पर जो भी लिख रहा है हर चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर देंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। यहां तक हमने क्लियर कर लिया कि भाषा के थी, भाषा संस्कृत के बाद शब्द ली गई जिसका अर्थ है बोलना, बोलना की सार्थक इकाई है वाक्य, वाक्य से छोटी है उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी पदबंध, उससे छोटी पद, अक्षर और ध्वनि। इस क्रम को ऐसे ही लिख लें क्योंकि डायरेक्ट क्रम पे भी क्वेश्चन मारते हैं, पूछे गए हैं। अब वाक्य यू था भाई, इस वाक्य में हमने एक शब्द लिया राम, राम शब्द में 2 अक्षर पाए और 2 अक्षर में भी 4 वर्ण पाए हमने। और वर्ण क्या है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके बाद उसके टुकड़े न किए जा सकते हो। अब वर्णों का ही व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है दोस्तों, वर्णमाला। इन वर्णों का ही व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला। तो वर्णमाला की परिभाषा भी पूछी जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, वर्णमाला क्या है, क्या दिया, क्या वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अब बात करें वर्णमाला की, तो क्या वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जब भी वर्ण बोले जाएगा दोस्तों तो वर्ण 2 प्रकार के हो, स्वर और व्यंजन। जब भी वर्ण बोले जाए तो स्वर और व्यंजन दोनों का जिक्र है इसका मतलब। तो उच्चारण के आधार पर पूछा जाएगा, उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण है, 45 वर्ण है। इन 45 वर्णों में 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन होते हैं दोस्तों। और अगर बात करें लेखन के आधार पर, अगर लेखन के आधार पर बात करें तो लेखन के आधार पर टोटल 52 वर्ण है। लेखन के आधार पर 52
52 वर्ण है, जिनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 और लेखन के आधार पर स्वर हो गए 13। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 35, यहां भी 35 है, लेकिन संयुक्त व्यंजन लेखन के आधार पर 4 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो यह चीज दोबारा फिर सुन लेंगे। वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होंगे, और लेखन के आधार पर वर्ण बात करें तो 52 वर्ण होंगे। 52 वर्ण में 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होंगे दोस्तों। अगर बात करें वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के, तो वर्ण के 2 प्रकार हैं दोस्तों। वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 है स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन की परिभाषा तभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है? स्वर दोस्तों स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। और अगर बात करें व्यंजन की, तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। जो भी पॉइंट बोल रहे हैं हम एक एक चीज लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों देखो इसे स्क्रीनशॉट तय केवल सिलेबस पूरा हो सके, सिलेक्शन नहीं होगा। यह चीज लिख कर देने हम पीडीएफ तक केवल आपका सिलेबस पूरा हो सके, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा तो खुद के नोट्स बनाओगे और उन्हें अच्छी तरह तैयार करेंगे, और उसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट भी लेंगे। उस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को आना है, वो लाइव लिया जाएगा और उसमें आपको सारे आंसर देने, तब जाकर यह वर्णमाला आपकी पक्की मानी जाएगी। अब क्या बता, वर्ण 2 प्रकार के हैं। यूपी क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया दोस्तों, वर्ण कितने प्रकार के हैं? 2। एक क्वेश्चन और आता 2018 की भर्ती में, पेपर चेक कर लियो, कोई भी बात हम फेक नहीं बताऊंगे, ऑथेंटिक बिल्कुल। अगर बात करें 2018 के पेपर की, सबसे छोटी इकाई पूछी गई थी भाषा की। सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है दोस्तों, या वर्ण है दोस्तों। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के, तो वर्ण 2 प्रकार के हैं। यूपी क्वेश्चन आएगा 2018 के पेपरों की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद आया स्वर। स्वर की परिभाषा भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियां क्या कहलाती हैं। ऑप्शन में दे दिया स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अयोग, वा, इस तरीके का ऑप्शन दे दिया भाई। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनि स्वर कहलाएंगे, और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर, नोट कर लेंगे स्वर की परिभाषा। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं भाई। अगर बात करें दोस्तों लेखन के आधार पर, अभी पहले भी देखा है हम, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? 13। उच्चारण के आधार पर अगर बात करें हम, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? 10। मात्राओं के आधार पर अगर बात करें स्वरों की संख्या, वो है 10। स्वर है कौन कौन से? में स्वर ये दिए गए दोस्तों। स्वर कौन कौन से हैं? ये है भाई ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ, और, अंग, ए। ये 13 स्वर हैं दोस्तों। स्वर कितने हैं? 13 स्वर हैं। अगर बात करें हम स्वरों की, तो 13 स्वर हैं, और 13 मतलब दोस्तों हम 2 स्वरों का प्रयोग नहीं करते। 2 स्वरों का प्रयोग नहीं करते, तो यहां तक हम बोल भी सकें, नोट भी कर सकें हम। अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रीय व्याकरण की, अगर बात करें हम राष्ट्रीय व्याकरण की, राष्ट्रीय व्याकरण, तो राष्ट्रीय व्याकरण में दोस्तों स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। दूसरी भाषा में क्वेश्चन में कह भी सके, राष्ट्रीय व्याकरण किसने लिख रखी? कामता प्रसाद गुरुजी। कामता प्रसाद गुरुजी भाई। तो कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार राष्ट्रीय व्याकरण में 11 स्वर माने गए हैं, और यह राष्ट्रीय व्याकरण बोल सको तो स्वर लेखन के आधार पर ये 13 के 13 स्वर है भाई, ऐत और अंग तक। लेकिन अगर राष्ट्रीय व्याकरण की बात करें तो राष्ट्रीय व्याकरण में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? 11, क्योंकि ये 2 स्वरों की प्रकृतिता अलग कर दिए भाई, और स्वरों की प्रकृतिता अलग कर दिया तो ये 13 स्वर ही थे। 13 मतलब राष्ट्रीय व्याकरण के अनुसार अगर पूछा तो 11 दिया जाएगा आंसर। अगर उच्चारण के आधार पर पूछा तो लेखन के आधार पर पूछा तो ये 13 थे दोस्तों, पहला कंडीशन क्लियर। राष्ट्रीय व्याकरण के अनुसार पूछा तो 11 है, हमें 2 छूट देंगे भाई। अगर उसके बाद करें उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी गई दोस्तों? वो स्वरों की संख्या मानी गई हमारी 10।
जब उच्चारण की दृष्टिता बात करें दोस्तों, तो उच्चारण की दृष्टिता हम री का प्रयोग नहीं करते। तो उच्चारण की दृष्टिता स्वरों की संख्या 10 है। वे कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जब भी उच्चारण की दृष्टिता पूछा जाएगा तो स्वर है 10, री ने छोड़ देंगे, बाकी सारे के सारे इन 11 में से एक छूट गया तो 10 बच गए। जब बात करी गई मात्राओं के आधार पर दोस्तों, मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या, तो जब मात्राओं के आधार पर बात करी गई तो टोटल ये 11 मत है, ना छोड़ दो, बाकी ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब मात्राओं के आधार पर जिक्र कर रहा तब भी स्वरों की संख्या कितनी है? 10। तो उन मत 11 मत है, 11 स्वर जो राष्ट्रीय व्याकरण मत है उन मत है ना छोड़ दोगे तो बाकी मात्राओं के आधार पर 10 स्वर है। अगर बात करें उच्चारण के आधार पर तो उन 11 मत री ने छोड़ देंगे हम, बाकी बचे 10, उनका उच्चारण के आधार पर भी हम प्रयोग करें और ये अंतर नोट भी करके लिख सकें दोस्तों। जो ए है वो अमात्रिक स्वर है। ए क्या है भाई? अमात्रिक स्वर, अमात्रिक स्वर। ए क्या है दोस्तों? अमात्रिक स्वर है। अमात्रिक बोले तो जिसकी कोई मात्रा नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां तक पूछा गया भाई निम्न में से कौन सा अमात्रिक स्वर है, क्योंकि इन स्वरों की सारों की कोई ना कोई मात्रा जरूर है। कोई ना कोई मात्रा की अगर बात करें, आ की मात्रा क्या है? आ, यारी भाई आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, जैसे ग्राम में देखी होगी भाई, री की मात्रा कोमा ए की मात्रा, आई की मात्रा डबल हो जाएगी भाई, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और की मात्रा। तो देखियो ध्यान से दोस्तों, ये 10 स्वर है जिनकी कोई ना कोई मात्रा जरूर है, ए की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ए के कैम अमात्रिक स्वर। एक चीज नोट कर लेंगे, एक पॉइंट इंपोर्टेंट है दोस्तों, स्वर की परिभाषा भी, कितने स्वर किसके आधार पर लिए गए, वो सब चीज इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो स्वरों की अगर बात करें तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनि स्वर कहलाओगी। लेखन के आधार पर टोटल ये 13 स्वर है। 13 मत है, 2 बात करें ये 2 निकाल दिए गए, 11 बचे राष्ट्रीय व्याकरण के अनुसार। अगर उच्चारण के आधार पर बात करें 10 है, री न छोड़ देंगे उन 11 में से। अगर मात्राओं के आधार पर बात करें तब भी 10 है, तब ए छोड़ देंगे, बाकी 10 न ले लेंगे दोस्तों। अब ये जो 2 छोड़े गए ये है क्या? अब ध्यान देंगे दोस्तों, इन्हें भी नोट करेंगे इस चीज ने भी। ये 2 जो बोले गए लेखन के आधार पर ये स्वर का गुण प्रकट कर रहे। लेखन के मतलब देखियो ए के समान नहीं दिख रहे, ए के जैसे नहीं दिख रहे, तो लेखन के आधार पर तो क्या स्वरों का गुण प्रकट करें। और अगर बोलने हम तो बोलने में यू न की आवाज दे और यू है की आवाज दे। बोलने के आधार पर देखिए कहीं भी लगाओगे अनंत तो न की आवाज दे, अंक की बिंदी का आवाज दे, न की आवाज दे। और यू विसर्ग, इस यू के डबल बिंदु ना बोलना है, विसर्ग किसकी आवाज दे? है की। कहीं भी दिखा हुआ अतः है, यू लिख रहा भाई अतः है की आवाज दे। तो लेखन के आधार पर तो ये स्वर जैसे थे, बोलने के आधार पर ये किसके जैसे, व्यंजन जैसे गुण प्रकट कर रहे। और जब ये न, इसका मतलब नुका ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है, इनका नाम दोनों का अलग टेक दिया कि ये क्या है? अयोग वाह। ये क्या है दोस्तों? अयोग वाह। तो इनका नाम दे दिया अयोगवाह। अयोगवाह में भी ध्यान देंगे दोस्तों, अयोगवाह में भी दोनों का नाम अलग अलग दिया। क्या दिया दोनों का नाम? नुका जो अंक की बिंदी वाला है इन नाम बोल लेंगे अनुस्वर। नोट करते रहेंगे हर चीज, यू है अनुस्वर। और जो डबल बिंदी लग रही लास्ट में बिंदु, उनने बोल लेंगे हम विसर्ग। तो बोल सके हम अनुस्वर और विसर्ग दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? अयोगवाह के अंतर्गत आएंगे। अयोगवाह में यू है अनुस्वर, तो जिस पंख की बिंदी होगी उन्हें बोलेंगे अनुस्वर, जिसमें लास्ट में डबल बिंदु होंगे उन्हें बोलेंगे हम विसर्ग। तो अनुस्वर और विसर्ग दोनों के दोनों अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। तो डायरेक्ट 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा मारते, निम्न में से कौन सा अयोगवाह है? निम्न में से कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह पूछेगा भाई। देखिए ऑप्शन में इस तरीके दे देगा, ए, छोटी, बड़ी, अंग, या तो यू दे देगा मारते, तो हम ऑप्शन लगा देंगे अंग क्या है? विसर्ग, अनुस्वर कहां जाएगा? अयोगवाह के अंतर्गत। या फिर ऑप्शन इस तरीके दे देगा भाई मारते, ए दे देगा स्वर, बी दे देगा अनुस्वर, सी दे देगा मारते सी व्यंजन,
और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से निम्न में से कौन सा योग हुआ है, तो योग हुआ कौन सा है, अनुस्वर या अनुविसर्ग, कोई सा एक ऑप्शन में देगा। तो या तो डायरेक्ट इनका नाम लिख कर देगा या इन्हें खुद दे देगा हमारे जैसे यू। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि एक ही टाइप, तो दो टाइप तक प्रश्न बढ़ेंगे इन पे। तो योग वाह क्या बताए, भी परिभाषा लिख भी सके योग वाह की। तो योग वाह की परिभाषा क्या बताइए, नुकाइए लेखन के आधार पर स्वरों का और बोलने के आधार पर ही व्यंजनों का गुण प्रकट करते हैं, जिसके कारण इन्हें ना तो स्वर ना ही व्यंजन दोनों की प्रकृतिता अलग करके इनका नाम टेक दिएगा अयोगवाह। अयोगवाह में इसका नाम दे दिया अनुस्वर और इसका नाम टेक दिया विसर्ग। तो एक चीज नोट कर लें दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब बात करें स्वरों के भेद की। दोस्तों स्वरों के 3 भेद हैं, स्वरों के 3 भेद हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर या लघु स्वर, और नंबर 2 दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, और नंबर 3 प्लुप्त स्वर। तो अगर बात करें हर्ष स्वर की, हर्ष या लघु स्वर, हर्ष या लघु स्वर या मूल स्वर भी बोलते हैं नाम। तो इनकी परिभाषा की अगर बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है में हर्ष स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। क्या बता, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे लघु या हर्ष या मूल स्वर कहते हैं। तो जो मूल स्वर अभी थे 11 स्वर की अगर बात करें हम राष्ट्रीय व्याकरण में, उन 11 स्वरों में जो मूल स्वर हैं दोस्तों ये 4 हैं। मूल स्वर हैं कौन कौन से, 4, ए, ई, छोटा ऊ और री। जिन अगर मूल की बात करें तो जब भी भाषा की उत्पत्ति हुई, जब भी हमारी वर्णमाला की उत्पत्ति हुई, तो वर्णमाला में जो उत्पन्न हुए में सबसे पहले ये चार लघु स्वर उत्पन्न हुए दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों 4 लघु स्वर, तो इनका हम लघु भी बोल सकें, इनका हम हर्ष भी बोल सकें और इनका हम मूल भी बोल सकें। अब ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो लघु स्वर हैं इनकी एक मात्रा गिनी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, इनकी एक मात्रा गिनी जाती है। यह चीज कहां पूछी जाएगी, जब हमारे चौपाई छंद चलेंगे, रस छंद अलंकार छंद अगर बात करें या अलंकार अगर बात करें, अलंकार में जरूरत पड़ी नहीं है ना भाई, चौपाई छंद में इनकी जरूरत पड़ेगी, वहां मात्रा गिननी पड़े। तो इनकी कितनी मात्रा, एक मात्रा। हर चीज नोट कर लेंगे। हर स्वर की परिभाषा क्या बताइए, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे हर स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। वे कौन कौन से हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, और इनकी एक मात्रा गिनी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2 हेडिंग है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर नहीं हम गुरु स्वर भी बोलते हैं। दीर्घ स्वर को क्या बोल रहे हैं, गुरु स्वर। अब इसकी बात करें अगर परिभाषा की, तो दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है दोस्तों, लघु स्वर के बोलने में जितना समय लगे उसका 2 गुना समय लगे किसमें, दीर्घ स्वर के बोलने में। बोलना मतलब उच्चारण में। तो परिभाषा यही करी, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है तथा जिनकी 2 मात्राएं गिनी जाती है, जिनकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। क्योंकि लघु स्वर तक 2 गुना समय लगा इसलिए मात्रा भी इनकी 2 गिनी जाएंगी। और दीर्घ स्वर की अगर बात करें तो दीर्घ स्वर में दोस्तों ये 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं। कौन कौन से हैं, आ है, बड़ा ऊ है, बड़ी ई है। यू निकी तो बड़े भाई हैं, ए का ही तो बड़ा भाई है यू, ए का ही तो बड़ा भाई है यू देखिए छोटे ऊ का ही तो बड़ा भाई है यू, और यू देखिए छोटी ई का ही तो बड़ा भाई है। तो ये के थे लघु स्वर, इनके बड़े भाई के बन गए दीर्घ। बड़े नहीं तो बोल रहे हम दीर्घ, तो आ उ ई दीर्घ, ए आई ओ और ये टोटल 7 स्वर जिन्हें हम दीर्घ स्वर के नाम से भी जानते हैं। 7 ये दीर्घ हैं, हाँ, और बात करें 4 हैं हमारे कितने लघु स्वर, ये 4 हैं लघु स्वर और 7 और 4 11 टोटल हमारे आधुनिक व्याकरण में स्वरों का जिक्र है दोस्तों। तो दीर्घ स्वर के बताया बोलने में दुगुना समय लगा इनसे, और जब दुगुना समय लगा तो मात्रा भी 2 गुनी गई, क्योंकि इनकी 1 मात्रा तो इनकी 2 मात्रा। क्योंकि दोस्तों मात्रा जो चला है वो बोलने के समय पर निर्भर है। मात्रा क्या है, बोलने के समय पे। तो यहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया वीडियो 2015 वाली भर्ती में। भाई वीडियो 2015 वाली भर्ती में क्या क्वेश्चन आता था कि स्वरों को बोले जाने में लिए गए समय को क्या कहते हैं, स्वरों को बोले जाने में लिए गए समय को क्या कहते हैं, मात्रा ही कहते हैं दोस्तों। क्योंकि भी बता, जब लघु स्वर में सबसे कम समय लगा तो 1 मात्रा, इनमें दुगुना समय लगा तो मात्रा भी 2 होगी। तो जो समय बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग मात्रा बढ़ रही। इसका मतलब स्वरों को बोलने में लिए गए समय को हम क्या कहें, मात्रा भी कहें। तो ये दीर्घ स्वर 4, लघु स्वर, हाँ लघु स्वर 4 और दीर्घ स्वर कितने हैं दोस्तों, 7 दीर्घ स्वर हैं। अगर दीर्घ स्वरों की बात करें तो दोस्तों दीर्घ स्वर भी 2 भागों में बांटे गए। कैसे कैसे भागों में देखे, दीर्घ स्वर 2 भागों में बांट दिए दोस्तों। क्या बता, एक
मूल दीर्घ स्वर है इन्हें ही मूल दीर्घ नाम के बोलेंगे सजातीय स्वर, और एक है संयुक्त स्वर और इन नाम के बोलेंगे विजातीय स्वर। अब ध्यान से समझो, मूल दीर्घ स्वर क्योंकि हम बोल लेते हैं मूल स्वर किस किसने, ए, छोटी ई और छोटा ऊ, ये मूल स्वर थे दोस्तों। और मूल स्वरों के बड़े बड़े जो हैं वे मूल दीर्घ कहलाएंगे। जब ये मूल लघु थे तो ये मूल दीर्घ स्वर हैं, कौन कौन से, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और जब ये मूल दीर्घ हैं दोस्तों तो थोड़ा सा ध्यान दियो, मूल दीर्घ का निर्माण कैसे होया, इस आ का जो निर्माण होया वो ए प्लस एत होया, इस ई का जो निर्माण होया वो छोटी ई प्लस छोटी ई के मेल तो होया, और इस ऊ का जो निर्माण होया वो छोटा ऊ प्लस छोटे ऊ के मेल तो होया। और ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसलिए इन के करे हम सजातीय स्वर भी हैं दोस्तों। ये किसकी वजह है, क्योंकि इनका निर्माण एक ही जाति के दो स्वर मिलकर इनका निर्माण करते हैं। एक ही जाति के बोले तो एक ही स्वर का दो बार योग इनका निर्माण हो रहा, इसलिए दोनों एक एक हैं। और दोनों एक है तो ये कैसे हैं, सजातीय स्वर भी कहलाओगे। और मूल दीर्घ पूछेगा तो ये मूल दीर्घ स्वर भी हैं दोस्तों। अगर बात करें संयुक्त स्वर की, ये दीर्घ स्वर ही बांटे गए। दीर्घ स्वर कितने थे हमारे, 7 मतलब 3 तो मूल दीर्घ हैं और बाकी जो है इनका नाम हम संयुक्त स्वर भी टेक सकें और विजातीय भी बोल सकें। विजातीय कैसे हैं, संयुक्त कैसे हैं वो बता रहे दोस्तों। अगर बात करें ए की, तो जो ए का निर्माण हुआ वो ए के बाद छोटी ई या बड़ी ई, ए के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आ जाएगा तो उनके दोनों के योग ए का निर्माण हुआ है। और अगर ए के बाद ए आ जाएगा, अगर ए के बाद ए आ जाएगा तो ए तक निर्माण होगा आई का दोस्तों। ऐसे ही ओ का जो निर्माण होगा वो ए के बाद छोटा ऊ या बड़े ऊ के मेल तक ही बनेगा ओ। और जो औ का निर्माण हुआ वो ए के बाद ओ का निर्माण, ए के बाद ओ अगर आओगा तो और का निर्माण करेगा। अब ये ध्यान रखो, विजातीय तो इसलिए कहे क्योंकि ये अलग अलग जाति के दो स्वर मिलकर इनका निर्माण कर रहे, अलग अलग जाति के दो स्वर मिलकर इनका निर्माण कर रहे, अलग अलग जाति के दो स्वर इनका निर्माण कर रहे, और वे अलग अलग हैं इसलिए विजातीय, और वे एक से थे इसलिए सजातीय स्वर का लाए। भाई दूसरी कंडीशन में हम बोल लेना संयुक्त। संयुक्त क्या हो दोस्तों, कोई भी चीज संयुक्त तब बनेगी जब उसमें दो या दो तक ज्यादा चीज मिलकर उन्हें बनाओगी। कोई भी चीज संयुक्त अगर है तो संयुक्त देखियो दो स्वर तो मिल रहे, ए के साथ ई का मेल कर दिया, दो मिल गया, दो मिल तो ही संयुक्त हो गया, इसलिए संयुक्त स्वर भी है। तो दोस्तों अगर बात करें हम यहाँ पे लघु स्वर की, तो लघु स्वर कितने बताए भी, लघु स्वर 4, दीर्घ स्वर कितने बताए दोस्तों 7। दीर्घ स्वर में भी अगर बात करें तो मूल स्वर कितने हैं 3, और मूल स्वर 3 तो बाकी 4 के हैं। संयुक्त स्वर भी बोल सके या विजातीय स्वर भी बोल सके, तो 4 विजातीय 3 सजातीय हैं, या 3 मूल दीर्घ हैं और 4 संयुक्त स्वर हैं दोस्तों। अब संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ए, आई, ओ, और। संयुक्त क्यों बताए, क्योंकि ये अलग अलग दो प्रकार के स्वरों के मेलते बन रहे, इसलिए संयुक्त स्वर भी हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दोस्तों पहला क्या बताया भी, स्वरों के 3 भेद। नंबर 1 लघु स्वर। लघु स्वर में क्या कि जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और जिनकी केवल में एक मात्रा गिनी जाती है वे कहलाते हैं लघु स्वर। और कौन कौन से थे, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, 4 हमारे लघु स्वर थे। टोटल हमारे स्वर 11 मतलब 4 वहां चले गए, बचे 7 आ गए दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर के क्या है, नुका जिनके उच्चारण में मूल स्वर होते 2 गुना समय लगेगा, और जब समय 2 गुना लगा नुका तो मात्रा भी इनकी 2 जोड़ी जाएगी, इसलिए मूल दीर्घ स्वर है 7। कौन कौन से आए थे, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, और। इन 7 ने भी नुका दीर्घ 2 भाग है, दीर्घ के 2 भाग है। नंबर क्या है, दीर्घ के मूल दीर्घ का लो या सजातीय का लो। सजातीय की न करें हम, जो मूल लघु तो उत्पन्न हुए मूल दीर्घ कहलाएंगे में आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, क्योंकि ये दोनों एक दोनों एक सौ यानी एक ही जाति के मिलकर बना रहे, इसलिए सजातीय कहलाए। और ये अलग अलग जाति के योग बने इसलिए विजातीय कहलाए। और 2 या 2 से ज्यादा जहां चीज मिल जाएगी उन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहेंगे दोस्तों। तो ये थे दीर्घ स्वर, पहला पार्ट लघु, दूसरा दीर्घ, और तीसरे की अगर बात करें दोस्तों तो तीसरा जो है वो है प्लुप्त स्वर। एक चीज नोट कर लेंगे, नोट ना करियो पिछला पैरा, नोट करो भाई, इस स्क्रीन रोक लियो भाई। नेक्स्ट
ये वीडियो रोककर आगे चलेंगे। अगर बात करें प्लुप्त स्वर नंबर 3, प्लुप्त स्वर क्या है दोस्तों? नुका जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से 3 गुना समय लगता है, और जब समय 3 गुना होगा दोस्तों तो मात्रा भी 3 होगी, क्योंकि भी बता मात्रा क्या हो, उच्चारण में लिए गया समय तो मात्रा कहलावे। तो नुका जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से 3 गुना समय लगता है और जिनकी 3 मात्राएं जोड़ी जाती हैं वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय व्याकरण में अब इनका प्रयोग नहीं है दोस्तों। राष्ट्रीय व्याकरण में प्लुप्त स्वरों का प्रयोग अब नहीं है। वो कैसे नहीं है दोस्तों? देखो ध्यान से, प्लुप्त स्वर कौन से होते? यू लिख रहा राम, अगर बात करें हम, यू है राम भाई और यू भी राम है, लेकिन फर्क क्या है? वो फर्क ध्यान देंगे। ये है प्लुप्त स्वर, ये है प्लुप्त स्वर। इनका काम क्या था? इस स्वर का काम क्या था प्लुप्त स्वर का दोस्तों? अपने तक पहले व्यंजन का समय दोगुना, उच्चारण का समय दोगुना करना। जैसे अगर बात करें ना, बोलेंगे राम और यू बोलेगा राम, यानी रा की आवाज, रा के उच्चारण में लिए गए समय को 2 गुना करना इसका काम है। तो यू राम बोलेगा और यू बोलेगा राम। अगर एक और लगा दें यहां से तो यू राम, यू बोलेगा राम, यानी इसके समय को 2 गुना और फिर 2 गुना यानी 4 गुना करना इसका काम है। तो यहां 2 प्रयोग करें इसलिए 4 गुना हो गया। जैसे देखिए जानते हैं, अगर बात करें हम, खाली यू लिख दिया हमने ओम, यू बोलेंगे हम ओम। और अगर बात करें इसकी तो यू बोलेगा ओम। और अगर बात करें इसकी ओम, यू इससे पहले ध्यान में इसका काम क्या है दोस्तों भी बता। इससे पहले अपने तक पहले आने वाले व्यंजन का उच्चारण का समय 2 गुना करना। यहां 2 गुना करे, यहां 2 बार आया तो 4 गुना करके बुलवाओगे। तो यू था प्लुप्त स्वर दोस्तों, जो राष्ट्रीय व्याकरण में जिसका प्रयोग नहीं है। अब चलते हैं बात नोट की ओर। नुका स्वरों के उच्चारण में लिए गए समय को मात्रा कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है दोस्तों, यही तो भी बताया, क्योंकि लघु स्वर में 1 मात्रा, क्योंकि उनके बोलने में कम समय लग रहा। दीर्घ स्वर की 2 मात्रा, क्योंकि 2 गुना समय लग रहा था। प्लुप्त स्वर की 3 मात्रा, क्योंकि समय 3 गुना लग रहा था। तो समय तो है। नुका स्वरों के उच्चारण में लिए गए समय को क्या है? मात्रा का है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गधे घोड़ों ना अलग अलग करने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। हम दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण का मतलब है किस आधार पर स्वर कौन सा बनाया गया। जिस भी स्वर के प्रयोग में जिस भी अंग का प्रयोग किया जाए उसके आधार पर बांटे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बांट रहे जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर नुका स्वरों के 3 भेद है भाई। स्वरों के क्या भाग बनाए? 3। जीभ के आधार पर मतलब नुका जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का जो सा भी भाग काम करेगा वहां टेक देंगे। तो 3 भाग बताए। 3 में भी पहला अग्र स्वर, अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अगर परिभाषा की बात करें तो इनमें परिभाषा सुपरी इसकी भाई। नुका जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उन्हें कहेंगे हम अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें कहेंगे मध्य स्वर। और जिसमें पश्च भाग काम करेगा उसने कहेंगे हम पश्च स्वर। लेकिन परिभाषा दोस्तों क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाए। जो क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्ट बोल देगा निम्न में से कौन सा अग्र स्वर है, निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है। इसका मतलब ये याद होने हमारे, ये पक्के याद हो कि अग्र स्वर कौन कौन से हो। तो एक छोटा सा बात करें, देखिए ध्यान से भाई, ई और ई। और अगर बात करें ए और आई की, बात करें ए और आई की, ए का निर्माण क्या होता था? ए के साथ छोटी या बड़ी आने पे। और आई का निर्माण कैसे होता है? ए के साथ ए आने पे। इसका मतलब देखिए जानते हैं, ये तो ई और ई खुद है और ये ई के निर्माण ई के साथ इनका आने से निर्माण हो रहा। इसलिए हम ध्यान देंगे इन चारों शब्दों नाम ई परिवार के सदस्य भी बोल लेंगे। कहेंगे परिवार के ई परिवार के सदस्य हैं। और अगर बात करें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और इन नाम बोलेंगे ऊ परिवार के सदस्य। तो ई परिवार में 4 सदस्य हैं और ऊ परिवार में भी 4 सदस्य हैं। याद करने का थोड़ा सा तरीका हमारा ध्यान देंगे। अग्र स्वर कौन से होंगे? ई फैमिली के चारों मेंबर अग्र स्वर के अंतर्गत आएंगे। तो ई फैमिली के चारों मेंबर अग्र स्वर के अंतर्गत आएंगे। और मध्य स्वर में ए होगा दोस्तों, मध्य स्वर में ए होगा। अब देखियो 4 ये और 1 यू, 5 तो निकल गए। बाकी जो 6 बचे हमारे, 6 के 6 हम याद करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि मेरे में 11 याद है। 11 स्वर मेरे याद है। उन 11 में हम ई फैमिली के मेंबर अग्र स्वर में भेज रहे और ए भेज रहे मध्य स्वर में। बाकी जो बचे हमारे जितने भी स्वर बचे हमारे
10 स्वर, क्योंकि हम उच्चारण के आधार पर दोस्तों 10 स्वरों का प्रयोग करें, यह चीज हम पहले ही बताए। तो यहां री का प्रयोग नहीं मिलेगा। हमने जब भी वर्गीकरण करेंगे या उच्चारण स्थान देखेंगे हम उसमें री का प्रयोग नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उच्चारण के आधार पर केवल 10 स्वर थे और 10 स्वरों में 4 ये और 1 यू, 5 चले गए तो बाकी 5 स्वर बचे। 1 2 3 4 5, ये पांचों स्वर 5 स्वर के अंतर्गत चले जाएंगे। तो याद करने के लिए रख सके हम कि अगर स्वर पे ई फैमिली वाले चारों सदस्य, मध्य स्वर पे ए होगा, पश्च ने याद करने की जरूरत नहीं, इन पांचों ना निकाल दो, बाकी जो 5 बचे वे पश्च स्वर पर चले जाएंगे। अब अगर बात करें ओ की, तो देखिए ध्यान, यू कहीं भी मेरे स्वरों में नहीं आया दोस्तों, ओ कहीं भी मेरे स्वरों में नहीं दिखाई दिया। जब हमने स्वर लिखे थे तो ओ का जिक्र नहीं मिला हमने कहीं। यू ओ आया कहां थे? ध्यान देंगे दोस्तों। अगर बात करें हम हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा को सजीव भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी भाषा को सजीव भाषा का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ सजीवता मतलब क्या है? सजीवता मतलब इतना है दोस्तों कि हमारी जो भाषा है, जो चीज हमने अच्छी लगा हम ग्रहण कर सकें, किसी भी भाषा का आदान प्रदान कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम दिया सजीव भाषा। तो सजीव भाषा का काम क्या है? अब ध्यान दो, यू ओ की अगर बात करें तो ओ मेरी हिंदी व्याकरण का शब्द नहीं है, यह है आगत ध्वनि। इन्हें बोलेंगे हम दोस्तों आगत ध्वनि। आगत का मतलब आई हुई दूसरी भाषा है, तो दूसरी भाषा था आई हुई ध्वनि है ओ। और किस भाषा था अगर यह भी पूछ ले मारते हैं तो यह अंग्रेजी भाषा था लिया गया भाई। अंग्रेजी भाषा था या ध्वनि हमारी भाषा ने ग्रहण कर ली है, हिंदी भाषा ने इसको ग्रहण कर लिया गया है। ओ क्या है? अंग्रेजी भाषा का है जो किसकी आवाज दे? ओ की आवाज दे। और जब ओ मेरे पास पहले था और ओ की आवाज खत्म नहीं हुई, एक्स्ट्रा क्यों लिया? ध्यान देंगे उस बात पर दोस्तों। ओ खतरा एक्स्ट्रा इसलिए लिया क्योंकि इस ओ का प्रयोग हम उन शब्दों के लिए करेंगे जिन शब्दों ने हिंदी और अंग्रेजी में दोनों भाषा में सेम लिखेंगे। वरना ओ के लिए तो ओ है मेरे पास, ओ के लिए मेरे पास ओ है, फिर भी हम ओ का प्रयोग कर रहे तो इसका भी अर्थ तो ओ के आधार पर ही है, उच्चारण ओ का आधार पर ही है। लेकिन प्रयोग कहां होगा? वहां प्रयोग होगा दोस्तों जिन शब्दों को हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सेम लिखते हैं, उन्हीं शब्दों में हम ओ की जगह इस ओ का प्रयोग करेंगे। जैसे बात करें हम कॉफी, तो यू बोला जाएगा कॉफी, तो यहां यू अंग्रेजी में भी कॉफी ना कॉफी लिखेंगे और हिंदी में भी कॉफी लिख रहे। इसलिए जिन शब्दों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सेम लिखते हैं वहां ओ का प्रयोग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बात करें डोन, तो डोन के लिए ओ की मात्रा के लिए यहां आधे चांद बिंदु वाला प्रयोग करा। क्यों प्रयोग करा? क्योंकि डोन का हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में एक सही लिखा जाएगा दोस्तों। अगर बात करें डॉक्टर, तो डॉक्टर शब्द देखिए, डॉक्टर ने हिंदी में भी और अंग्रेजी में डॉक्टर ही बोलेंगे, इसलिए डॉक्टर में ओ की मात्रा के लिए आधे चांद बिंदु वाला शब्द का प्रयोग किया। और यह आगत ध्वनि और किस भाषा से आगत है? अंग्रेजी भाषा की आई हुई ध्वनि है। तो दोस्तों मान सकते हैं कि आपको यह बात क्लियर होगी कि स्वर क्या थे? स्वर बता स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनि स्वर कहलाती है। नंबर 2 बात की बताई, स्वरों के 3 भेद हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। लघु स्वर जिनके बोलने में सबसे कम समय लगता है, जिनकी एक मात्रा ली जाती है, वे कौन कौन से हैं? ए ई ऊ और री। दीर्घ स्वर की बात करें तो लघु स्वर से बोलने में 2 गुना समय लगता है, जो थे 7 मेरे, क्योंकि 4 पहले चले गए, बाकी बचे 4 चले जाने के बाद 7 कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ और चारों 7 के साथ दीर्घ स्वर थे। दीर्घ स्वरों को भी 2 भागों में बांटा था। नंबर 1 मूल दीर्घ में कौन कौन से आए? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इन्हें मूल दीर्घ नाम सजातीय भी बोल का है दोस्तों। उसके बाद जो बचे बाकी 4 में बोले संयुक्त या विजातीय स्वर, ए आई ओ और वे थे हमारे विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर। उसके बाद स्वरों का वर्गीकरण पाए। स्वरों का वर्गीकरण भी पहला किसके आधार पर किया? जीभ के आधार पर वर्गीकरण 3 भाग, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर के अंतर्गत कहा हमने कि ई फैमिली के मेंबर अग्र स्वर में चले जाएंगे, ए मध्य स्वर में चले जाएगा और बाकी बचे 5 हमारे पश्च स्वर के अंतर्गत चले जाएंगे। तो याद तो हमने केवल अग्र और मध्य करना हो तो बाकी हम निकाल लेंगे वहां तक, क्योंकि 10 के 10 याद है हमारे, 10 में तक 5 निकाल लेंगे, बाकी 5 चले जाएंगे पश्च स्वर के अंतर्गत। और एक नई ध्वनि आई ओ, इन हम आगत ध्वनि बोल रहे हैं। आगत का मतलब आई हुई, किस भाषा से आई हुई? अंग्रेजी भाषा से। यह आई क्यों? क्योंकि जिन शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सेम करें हम, उन शब्दों में हम ओ के स्थान पे इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करें शब्दों का वर्गीकरण चल रहा है दूसरे आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटेगा दोस्तों। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटेगा। नंबर 1 अवर्तमुखी स्वर और नंबर 2 वर्तमुखी स्वर। 2 है भाई, अवर्तमुखी और वर्तमुखी। अगर परिभाषा की बात करें दोस्तों, वर्त का मतलब गोल,
वर्त का मतलब गोल, और ए लग गया तो गोल नहीं, ए किसी भी शब्द का पहले लग जाए तो नहीं का साइंस देगा, जैसे सत्य का मतलब सच और असत्य का मतलब सच नहीं। तो ऐसे ही अगर वर्त की बात करें तो गोल, और ए लग गया तो गोल नहीं। इसका मतलब अगर परिभाषा लिखना चाहोगे तो परिभाषा क्योंकि इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए हमने परिभाषा नहीं लिखी, वैसे नोट करना चाहो तो कर भी सको। नु क्या जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते, जिन स्वरों के उच्चारण में या बोलने में होठ गोलाकार नहीं होते वे शब्द अवर्तमुखी के अंतर्गत आते हैं, और जिन शब्दों के उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाए वे वर्तमुखी, क्योंकि वर्त का मतलब गोल, तो की बार गोल होना ही थे भाई। तो जिन शब्दों के उच्चारण में, जिन वर्णों के, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाएंगे वे वर्तमुखी, और जिनमें गोलाकार नहीं होंगे वे अवर्तमुखी होंगे। और वर्त जिनमें गोल होंगे, और गोल किसमें होंगे, वो फैमिली जो परिवार के सदस्य हैं दोस्तों, इनके उच्चारण में होठ गोलाकार हो जाते हैं। यह चीज याद रख लो, बाकी अपने आप निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि मेरे अलावा 10 स्वर हैं जिनका प्रयोग हम उच्चारण के आधार पर या वर्गीकरण के आधार पर करेंगे। उन 10 मतलब 4 स्वर, 1 2 3 4 निकाल लो, बाकी 6 वहां चल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो याद करने की जरूरत क्या है, केवल हमने 2 भाग पता लगे, ओठों की स्थिति के आधार पर 2, वर्त और अवर्तमुखी। वर्तमुखी में जिनके ओठ गोलाकार होंगे, गोलाकार किनमें होंगे, जो उ फैमिली के मेंबर है उनके बोलने में ओठ गोलाकार होंगे, बाकी सारे के सारे कहां चल जाएंगे, अवर्तमुखी के अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, एक चीज नोट कर लेंगे, नोट करो दोस्तों। नेक्स्ट, हवा का मुख और नाक से निकलने के आधार पर जो होठों की स्थिति के, पहला तो बनता हमने जीभ के आधार पर, दूसरा होठों की स्थिति के आधार पर, और अगर बात करें तीसरे की तो हवा का मुख और नाक से निकलने के आधार पर। हवा का मुख और नाक से निकलने के आधार पर भी स्वरों के 2 भेद बनाए। नंबर 1 निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर, और नंबर 2 अनुनासिक स्वर। अब ध्यान देंगे निर्नुनासिक के क्या है, नुका जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार नहीं होते, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ जिन स्वरों के उच्चारण में हवा की स्थिति के आधार पर है भाई, हवा का जिन स्वरों के उच्चारण में मुख से हवा निकलती है केवल, उन्हें हम बोल रहे निर्नुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है दोस्तों, उन्हें बोलेंगे हम निर्नुनासिक। और जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक तभी निकलेगी, उन्हें बोलेंगे हम अनुनासिक। तो परिभाषा की अगर बात करें, नोट करना चाहिए, नोट भी कर सकें, कि बता रहे हम कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है वे निर्नुनासिक, और जिनमें हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है वे अनुनासिक स्वर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगर बात करें निर्नुनासिक स्वर की, तो जितने भी स्वर हैं वे सब के सब ए तक लेके, और जितने भी स्वर हैं ओ तक, 11 के 11 स्वर कहां के अंतर जाएंगे, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर के अंतर्गत जाएंगे। और जब 11 के 11 यहां चले गए तो दूसरे भाग में कहां तक आएंगे दोस्तों, अब वह चीज इंपॉर्टेंट है। अनुनासिक स्वर के बता, जब इन स्वरों के बोलने में हवा मुख तक निकल रही तो नाक तक निकलेगी कैसे, में स्वर तो बचे ही नहीं और मेरे पास। अगर बात करें दोस्तों, मूलतः कोई भी स्वर अनुनासिक नहीं है, मूलतः कोई भी स्वर अनुनासिक नहीं है, बल्कि उन्हें अनुनासिक बनाया जाता है। अनुनासिक बनाने खातर हमने छह हवा मुख तक भी निकले और नाक तक भी निकला दोस्तों। और हवा मुख और नाक तक तभी निकलेगी जब न की ध्वनि उत्पन्न होगी। हवा मुख और नाक तक अगर निकालनी दोस्तों तो न की ध्वनि उत्पन्न होगी, तभी हवा मुख और नाक तक निकलेगी। और न की ध्वनि कौन कौन उत्पन्न करे, चांद बिंदु और अनुस्वर, अनुस्वर उत्पन्न करे। अनुस्वर कौन सा, यानी अंकी बिंदी, चांद बिंदु और अंकी बिंदी का प्रयोग जहां कर दोगे वे न की आवाज देंगे, और जहां ना की आवाज आओगी, जहां न की आवाज आओगी दोस्तों वहां हवा मुख और नाक से भी निकलेंगी। तो अनुनासिक खातर यह चीज जरूरी थी कि हवा मुख और नाक तक निकले, और हवा मुख और नाक तक निकलने खातर इस चीज की जरूरत थी कि वो न की ध्वनि उत्पन्न करे। तो न की ध्वनि कोई स्वर उत्पन्न नहीं करता, इसलिए उन पर चांद बिंदु या अंकी बिंदी का प्रयोग करते हैं। तो ये जो चांद बिंदु है नाम अनुनासिक ही बोल रहे हैं दोस्तों। तो चांद बिंदु को अनुनासिक और अंकी बिंदी को हम अनुस्वर बोलते हैं। तो अनुस्वर और अनुनासिक का प्रयोग करके हम हवा मुख और नाक से निकाल सकते हैं। तो अनुनासिक कौन से हैं, जिनमें हवा मुख नाक तक निकले। हवा मुख और नाक तक निकलने खातर न की आवाज आती, न की आवाज किसी स्वर में नहीं आती। जो स्वर में अनानी ना की आवाज, तो हम चांद बिंदु और अनुस्वर का प्रयोग करके हम अनुनासिक बना सकते हैं। डन दोस्तों। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, वर्गीकरण चल रहा है स्वरों का। नेक्स्ट है मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अगर बात करें दोस्तों, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर चार भेद बनाए। नंबर 1 वर्तमुखी, नंबर 2 अवर्तमुखी, हाँ अर्धवर्त
अर्धविवर्त, सॉरी, पहला है विवर्त स्वर, दूसरा है अर्धविवर्त स्वर, नंबर 3 है संवर्त स्वर और नंबर 4 है अर्ध संवर्त स्वर। अगर इनकी परिभाषाओं की बात करें दोस्तों तो पहले परिभाषा लिख सको तुम। विवर्त स्वर की परिभाषा की क्या है, नुका जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा खुलता है वे विवर्त स्वर। विवर्त का मतलब ही खुलना हो। अर्धविवर्त नुका जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है वे अर्धविवर्त स्वर। संवर्त का मतलब बंद, इसका मतलब नुका जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है वे संवर्त स्वर, हाँ बंद रहता है, और जिनमें आधा बंद रहता है, संवर्त का मतलब बंद, आधा बंद रहता है, वे अर्ध संवर्त स्वर है। दोस्तों परिभाषा मायने नहीं रखती, इंपोर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। जरूरत किस चीज की है, जरूरत है हमने इस चीज की कि विवर्त कौन सा है और संवर्त कौन सा है। अगर विवर्त की बात करें तो विवर्त है केवल आ, विवर्त स्वर में क्या होगा आ। संवर्त की अगर बात करें तो देखियो ध्यान है ई फैमिली के मेंबर संवर्त स्वर के अंतर्गत जाएंगे। तो दो तो मेरे याद हो गए, विवर्त में आ, संवर्त में ई फैमिली के परिवार के सदस्य चले गए। दो बचे भाई, अर्धविवर्त और अर्ध संवर्त। देखिए ध्यान से अर्ध संवर्त में छोटे वाले चले जाएंगे और इनके ही बड़े कहां चले जाएंगे, अर्धविवर्त के अंतर्गत चले जाएंगे। ए ओ कहां चले गए, अर्ध स्वर में, अर्ध संवर्त में भाई, और इनके बड़े भाई कहां चले गए भाई, अर्धविवर्त में चले गए और एक्स्ट्रा आ गया। अब अगर बात करें, मेरे याद हो गए होंगे कि अगर बात करें विवर्त स्वर तो आ, अगर बात करें संवर्त स्वर ई फैमिली के मेंबर, अगर बात करें अर्ध संवर्त में ए ओ, इनके बड़े भाई आई ओ, ये कहां चल जाएंगे अर्धविवर्त में और ए इनके साथ चल जाएगा। ये हमारे अर्ध स्वर, हाँ अर्धविवर्त विवर्त हो गए। डायरेक्ट नाम तक पूछे जाएंगे, परिभाषा इंपोर्टेंट नहीं है, नोट कर लें और फिर एक बार और कंटेस्ट कर लेना भी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नुका स्वरों का वर्गीकरण। दोस्तों स्वरों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन अगर पूरी वर्णमाला का होगा दोस्तों तो उच्चारण स्थान हो, चाहे स्वरों का हो चाहे वो व्यंजनों का हो, उच्चारण स्थान का हमने क्वेश्चन जरूर देखने में मिलेगा। तो स्वरों के उच्चारण स्थान की बात करें तो ये देखिए दोस्तों एक मुख है, मुख में अगर बात करें तो ये जीभ है और जीभ के ऊपर जो ये उभरा हुआ स्थान होगा ये दो भागों में बंटा, इसका नाम टेक दिया तालु, इसका नाम टेक दिया अगर भाग का मूर्धन्य, ये हो गए दंत और ये हो गए होठ, और होठनों के बारे में ओष्ठ। यू बोले जाए अगर ध्यान देंगे यू बोले जाए कंठ। और दोस्तों सभी ध्वनियों का दो उद्गम स्थान है वो कंठ ही है। जो कंठ नहीं तो सब कुछ खत्म। सुना भी होगा कि कंठ में सरस्वती का वास होता है, तो यू वो कंठ है। कंठ इनका बस पूरा क्रम याद रखना है, कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ। अगर यू क्रम याद हो गया तो बहुत आसान हो गया हमने, कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ। दो बार रिपीट कर दें याद हो जाए, कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ। अगर बात करें कंठ तय तो जो स्वर थे उच्चारण के आधार पर दोस्तों, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने थे 10। वे कहां आते हैं 10 का उच्चारण होगा वो चीज ध्यान देंगे। कर्मागत लग रहा कंठ पे ए आ, तो जो कंठ तो उच्चारण होगा वो ए आ का होगा। तालु पता है छोटी ही बड़ी ही का होगा और ओष्ठ पे छोटा ऊ बड़ा ऊ होगा। तो 2 2 4 2 3 6, ये टोटल 6 स्वर तो आएंगे दोस्तों, बचे 4। वे 4 क्या है, वे 4 दोस्तों संयुक्त थे। संयुक्त का मतलब 2 2 मिलकर बन रहे थे, इसलिए उनका उच्चारण स्थान भी 2 2 मिलकर बनेगा। तो देखियो ध्यान है ए आ के बाद छोटी बड़ी अगर आ जाए, ए आ के बाद यूरा ए, फिर ले गए हम ई, और ए और ई के बाद कौन होगा, अगर ए के बाद और आ के बाद छोटी बड़ी आ जाए तो क्या निर्माण हुआ है ए का और आई का। और जब इनका निर्माण इन दोनों का मिलकर होया तो नाम भी इसका क्या होगा भाई, कंठ तालव्य है। यू कंठ और वो तालु दोनों का मिलकर कंठ तालव्य है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा भाई निम्न में से कौन सी ध्वनि कंठ तालव्य है, तो कंठ तालव्य ध्वनि कौन कौन सी है, ए आई का निर्माण हो गया भाई, ए आई। और क्योंकि ये संयुक्त थी 2 मिलकर बन रही, तो किस किस मिलकर बन रही है अगर यह चीज पता हमने तो नाम आ जाएगा। हमने पता है आ के बाद छोटी बड़ी का मेल होने तक बना इनका नाम, तो इनका उच्चारण स्थान भी दोनों के मेल तक बनेगा, कंठ और तालु। ऐसे ही बात करें ए आ के बाद छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए, यू आ गया भाई, ए इधर थे छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ थे, तो दोनों का जो मिलकर बनेगा उसका नाम बनेगा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ नाम हो गया कंठोष्ठ। और जो इनका निर्माण होगा वो किस किस का होगा, ओ और का।
ये 4 थे दोस्तों। तो कंठोष्ठ ध्वनि कौन कौन सी है? ओ और। कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी है? ए आई। कंठ ध्वनि कौन सी है? ए आ। तालव्य ध्वनि कौन सी है? छोटी बड़ी। और ओष्ठ जो ध्वनि उत्पन्न हुआ है वो छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो दोस्तों यू था स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम व्यंजन। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम व्यंजन। व्यंजनों की परिभाषा तक बात करें तो परिभाषा हम पहले ही नोट कर आए। व्यंजन की परिभाषा पहले ही देखा है दोस्तों। उनका स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण व्यंजन कहलाता है। व्यंजन कैसे हो, ध्यान से समझेंगे। स्वरों की सहायता ले कैसे रही, ध्यान देंगे दोस्तों। जो कहते स्टार्ट हुए हैं और अज्ञा तक सारे के सारे हैं, अज्ञा और सरा तक व्यंजन ही है। अब कै की अगर बात करें दोस्तों, तो जो कै है यू बना कैसे है? नुका कै में हलंत प्लस यहां जो ध्वनि है, जहां कोई मात्रा नहीं चमक रही वो मात्रा ए है। तो जिन भी स्वरों में देखिए ध्यान है स्वर की सहायता है। तो आधे कै इन्हें बोला है मादा कै हलंत लगने के बाद कोई भी व्यंजन अपने आप में मादा हो जाए भाई। आधे कै के साथ ए का मेल होकर ही कै बना भाई। अगर बात करें का की, तो देखिए दोस्तों का, तो कै में हलंत प्लस इसमें कौन सा स्वर छुप रहा? मात्रा दिख रही है हमने आ की, तो यहां आ छुप रहा। अब आ की तो मात्रा थी, इसकी मात्रा होती नहीं गरीब की, इस वजह से यहां मात्रा नहीं नजर आई। तो जहां मात्रा नहीं है वहां ए है, और जहां मात्रा चमकेगी वहां तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। देखियो की ना के लिखेंगे कै में हलंत प्लस मात्रा कहीं की है? छोटी ई की है, तो छोटी ई इसके साथ आओगा। लिख दिया हमने कू ना के लिखेंगे हम कैमा हलंत प्लस मात्रा है ऊ की। तो प्रत्येक स्वर एक मात्रा ही तो हो, प्रत्येक स्वर एक मात्रा ही हो। और मात्रा अगर चमक रही तो हलंत लग तो ही वही स्वर लग हो जाए जिसकी मात्रा है। केवल जिसकी मात्रा नहीं चमक रही वहां की है ए, क्योंकि ए के साथ है अमात्रिक स्वर। तो दोस्तों सहायता कैसे ले? किसी भी व्यंजन के निर्माण में, किसी भी व्यंजन के निर्माण में स्वर जरूरी होगा। स्वर के बिना व्यंजनों का उच्चारण भी संभव नहीं है दोस्तों। तो अगर बात करें परिभाषा की, नुका स्वरों की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण व्यंजन कहलाता है। अगर बात करें व्यंजनों की, तो मूलतः व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है दोस्तों। 33 मानी जाती है। थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे 35, अब करें हम 33 मानी जाती है। 35 कब होंगे? अगर हम दो द्विगुण या उत्क्षेप व्यंजन को भी शामिल कर ले। वे कौन कौन से हैं? डै के नीचे बिंदु और डै के नीचे बिंदु। इन बिंदु हम बोल लग रहे हैं नुक्ता। तो अगर नुक्ता नीचे लग रहा है, इन्हें भी शामिल कर ले हम, तो ये द्विगुण या उत्क्षेप व्यंजन इनका नाम है। तब ये जाकर 35 इनकी संख्या हो जाती है दोस्तों। तो व्यंजनों की संख्या का डायरेक्ट क्वेश्चन आ और ऑप्शन में 33 भी है और 35 भी है, तो आंसर हम 33 ही देंगे। अगर व्यंजनों की संख्या पूछी गई तो 33 आंसर होगा हमारा। मूलतः व्यंजन 33 है दोस्तों। अगर पूछेगा द्विगुण या उत्क्षेप व्यंजन सहित व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब आंसर हम 35 देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यंजन कौन कौन से हैं? व्यंजन ही है दोस्तों। व्यंजन है ये, ध्यान तो देख लें। अगर कम दिखाई दे रहा हो यहां से भाई थोड़ा सा बड़ा कर देंगे पर्दे में। देखिए ऊपर का साफ चमक रहा है भाई। ये है व्यंजन हमारे भाई। पहला है कै वर्ग। कै वर्ग में क्या दिया? कै वर्ग के सदस्य है। कै वर्ग में 5 सदस्य हैं। ये है भाई वर्ग। वर्ग के नाम तो टिका है, वैसे भाई याद हमारे पहले ही है, नर्सरी तो याद करते आ रहे हम। कै ख ग घ ड च छ ज झ अ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म। लेकिन इन 5 वर्ग हैं दोस्तों, इन वर्गों ने याद करना पड़ेगा। वर्गों नाम याद कर लेंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी। हमने कै वर्ग क छ ट त प इसने याद कर लेंगे। कै छ ट त प कै छ ट त प। अगर वर्गों का क्रम याद है मेरे तो और भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि हर वर्ग में 5 सदस्य हैं। हर वर्ग में 5 कहते स्टार्ट करेंगे कै ख ग घ ड च छ ज झ न ट थ छ छ ज झ अ है भाई। ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म। प्रत्येक वर्ग में 5 सदस्य है। वर्ग है कै छ ट त प। और पांचों वर्गों में 5-5 हो गए जब, तो टोटल 25 और 25 में 2 ही ऐड कर दें तो 27 व्यंजन है दोस्तों जो वर्गों में विभाजित है हमारे। और इन पांचों वर्ग के सदस्य ने हमें स्पर्शी व्यंजन बोलना है। पांचों वर्गों के जितने भी सदस्य हैं ये सारे के सारे स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन। उसके बाद बात करें अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में दोस्तों य र ल व ये चारों वर्ण जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। अंतस्थ व्यंजन में भी थोड़ा सा डिस्प्ले ऊपर न कर दें भाई, देख लोगे ध्यान से।
नोट करते रहेंगे। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन में यक और वैकुम अर्ध स्वर भी कहें। अर्ध स्वर क्यों कहें दोस्तों? अर्ध स्वर इसलिए बोलेगा क्योंकि इन्हों कहें स्वरों की और व्यंजनों की दोनों का स्थान ले सकें, स्वर के स्थान पर भी हम इनका प्रयोग कर सकें। कैसे कर सकें? उदाहरण के तौर पर अगर ले हम अगर बात करें दोस्तों महिलाएं, बात करें दोस्तों महिलाएं, महिलाएं ना हम ऐसे भी लिख सकेंगे, देखियो महिलाएं। बात करें हम कोवा और बात करें हम कोवा, तो वर्तनी की दृष्टि से दोनों की दोनों स्पेलिंग राइट है दोस्तों, दोनों की दोनों स्पेलिंग राइट है। ए के स्थान पर ये भी लिख सके हम, आ के स्थान पर वा भी लिख सके, दोनों चलेंगे दोस्तों, दौड़ रहे हैं। इसका मतलब स्वर के स्थान पर है, स्वर के स्थान पर इनका प्रयोग हम कर सकें। और जब स्वर के स्थान पर इनका प्रयोग हम कर सकें तो दोस्तों ये अर्ध स्वर लिखे गए। नुका आद्य स्वर आएंगे, आद्य व्यंजन है, वे कौन से हैं? यह और वह अर्ध स्वर की श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं अर्ध स्वर। बात करें रै की, तो रै लंठित या प्रकंपित वर्ण, जो रै का नाम दिया वो दिया लंठित या प्रकंपित वर्ण। लंठित क्यों दिया, प्रकंपित क्यों दिया? ध्यान देंगे। नुका रैना जब हम बोल रहे हैं तो रैना बोलते समय जो जीभ है वो लुढ़क के तालू न छुएगी, तालू ने मूर्धन्य न छूगी, और जब इन्हें लुढ़क के छूने की वजह से इसका नाम लंठित वर्ण दिया। और वो जीभ नुका इसके बोलने में जीभ कंपन भी करे, इसलिए नाम इसका प्रकंपित वर्ण भी दिया। किसका? रैना। रैना हम लंठित या प्रकंपित वर्ण बोलेंगे दोस्तों। और लैना हम पार्श्विक वर्ण बोल रहे, पार्श्वरिक वर्ण। पार्श्व क्यों बोल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि नुका लै के उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व भाग से निकलती है, साइड से निकलती है, और जब हवा साइड से निकला है पार्श्व भाग तक निकला है, इसलिए इसका नाम पार्श्विक वर्ण भी दे दिया दोस्तों। नोट कर सकें दोस्तों, लो नोट कर लो भी, एक चीज नोट कर ले, आपके लिए फायदेमंद रह गई, औषधि का काम करेगी दोस्तों। अपने नोट्स जैसी कोई बात होती नहीं। अब स्क्रीनशॉट लेकर बाद में उतार लियो, लेकिन स्क्रीनशॉट पड़े पड़े ये रद्द के भाव जाएंगे, कब इनका मूल खत्म हो जाएगा इस चीज का अपना खुद नहीं पता लगेगा, जिंदगी गर्त हो जाएगी अगर इसके चक्कर में रहे। एक चीज नोट करें, एक चीज जो बोली गई, हर चीज हम नोट नहीं कर रहे, बोल भी रहे, उन बोली हुई बातों ने भी नोट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उसम या संघर्षी व्यंजन, ध्यान देंगे तीनों से और है ये बोले जाए उसम या संघर्षी व्यंजन। उसम क्यों बोल रहे या संघर्षी क्यों बोल रहे? नुका इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में उष्मा उत्पन्न होती है। संघर्षी, संघर्ष का मतलब घर्षण भी उत्पन्न कराएंगे, तो इन व्यंजनों ने जब उच्चारण कराया हम तो मुख में उष्मा उत्पन्न हुआ है, घर्षण उत्पन्न हुआ है, इसके लिए इसका नाम टेक दिया उष्म या संघर्षी। और वे क्या है? तीनों से और है को काकल्य वर्ण भी नाम दिया गया दोस्तों, है को काकल्य वर्ण भी नाम दिया गया। वीडियो में के पेपर में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, काकल्य वर्ण का निम्न में से कौन सा है? वो है, क्योंकि युगकंठ जब हम उच्चारण स्थान का जिक्र करेंगे तो इनका साथ छोड़कर भाग जाएगा, युगकंठ इसका प्रयोग किया जाएगा। उच्चारण स्थान इसका कंठ है, जिसके लिए से काकल्य वर्ण की उपाधि भी दी गई है दोस्तों। अब है संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन है चार, अक्षत्रय, अज्ञस्वरय, अक्षत्रय, अज्ञस्वरय। संयुक्त क्यों बनाएगा? पहले हम जिक्र कर आए, संयुक्त कोई भी चीज कैसे बना कर है? दो या दो से अधिक के मेल से संयुक्त बना कर है भाई, तो दो या दो से ज्यादा तो चार है, अक्षत्रय, अज्ञस्वरय है। तो अक्षय का जो निर्माण हुआ वो कैमा हलंत प्लस पेट पटाशय से हुआ, कैमा हलंत प्लस पेट पटाशय से हुआ। तरह का जो निर्माण हुआ वो तैमा हलंत प्लस रहता हुआ। अज्ञा का निर्माण हुआ जैमा हलंत प्लस अयंत हुआ, और सरह का जो हुआ वो सैमा हलंत प्लस रहता, इसका निर्माण हुआ दोस्तों। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है संयुक्त व्यंजन चार। संयुक्त स्वर भी कितने आए थे? चार। अगर वर्ण की बात करेगा वो कि संयुक्त वर्ण कितने हैं, तुम्हें हो जाएंगे 8, उनमें 4 स्वर और 4 व्यंजन हो जाएंगे भाई। तो संयुक्त व्यंजनों ने, इन संयुक्त व्यंजनों ने कहा इनका नाम व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। संयुक्त व्यंजनों के कहा जाए व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है, नोट कर लेंगे हर चीज भाई। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज है भाई, व्यंजन द्वित्व किसे कहा जाता है? नुका जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, अर्थात एक व्यंजन दो बार प्रयोग हुआ, आधा और पूरा, तब उन व्यंजनों नाम व्यंजन द्वित्व कहते हैं। जैसे बात करें पक्का तो यह द्वित्व व्यंजन बोले जाए। दिल्ली में अध ल और ल आया तो ये द्वित्व व्यंजन है दोस्तों। तो एक वर्ण व्यंजन दो बार प्रयोग हुआ, एक बार अर्धक एक बार पूरा, तो वो संयुक्त भी बन जाए। और जब वो संयुक्त बन जाए तो नुका जब समान व्यंजन संयुक्त होंगे उन्हें हम द्वित्व व्यंजन भी कहेंगे। एक चीज नोट कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
वर्गीकरण भाई, व्यंजनों का जो वर्गीकरण करा वो दो आधार पर करा। नंबर एक आधार है गोस्त। गोस्त का अर्थ है दोस्तों, गोस्त का अर्थ है स्वर तंत्रियों में कंपन से, स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके आधार पर भी दो भागों में बांटे गए। नंबर एक अघोष व्यंजन और नंबर दो है सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा सदस्य होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा सदस्य अघोष व्यंजन के अंतर्गत होगा और तीनों सह अघोष व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। और फै के नीचे नुक्ता लग रहा है दोस्तों, और जिनके नीचे नुक्ता लग रहा है फै और जय के नीचे नुक्ता लग रहा है, ये दोनों की दोनों ध्वनियां दोस्तों आगत ध्वनि है जो अरबी भाषा फारसी भाषा से ली गई है। तो इनकी तो बात नहीं करें हम, वर्णमाला की बात करें अपन की कि अगर बात करें अघोष, तो अघोष में वर्ण जो प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा सदस्य अघोष का लाऊंगा और तीनों सह अघोष के अंतर्गत आएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा सदस्य किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान दो दोस्तों, ये इसकी बात कर रहे हैं हम कि प्रत्येक वर्ग का पहला, ये चारों पांचों सदस्य और दूसरा सदस्य अघोष के अंतर्गत जाएगा। और जो बाकी ये तीन बचे ये सघोष, ये तीनों के तीनों प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सदस्य सघोष के अंतर्गत जाएगा। तो याद के रखना हमने अघोष पहला दूसरा, के पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा सदस्य, पहला दूसरा सदस्य के कहला होगा भाई अघोष के अंतर्गत जाएगा। और बाकी बचे हुए सारे पहला दूसरा, तीसरा चौथा पांचवा सघोष के अंतर्गत जाएंगे। तीसरा चौथा पांचवा सघोष, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष के अंतर्गत जाएंगे। तो अघोष और सघोष में कुछ भी याद रखना, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा सदस्य, तो ये पहला दूसरा ये सारे के सारे अघोष के अंतर्गत। तीसरा चौथा पांचवा ये तीनों सदस्य कहां जाएंगे, सघोष के अंतर्गत जाएंगे, सघोष के अंतर्गत जाएंगे दोस्तों। अब इन्हें थोड़ा सा साफ करते हैं क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ेगी भाई इनकी हमने। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अघोष और सघोष में हमने अंतर सीख लिया। अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और उन्हें छोड़ देंगे, तीसरा चौथा पांचवा सघोष के अंतर्गत चले जाएंगे। याद रखना क्या है, वर्ग में तो ये डायरेक्ट याद होगा कि पहला दूसरा वर्ग होगा सदस्य अघोष के अंतर्गत, तीसरा चौथा पांचवा सघोष, बाकी बचे के तीनों सह भी अघोष के अंतर्गत। और देखिए ये अंतस्थ व्यंजन थे, चारों अंतस्थ व्यंजन भी सघोष के अंतर्गत और इनका एक सदस्य यहाँ है भी सघोष के अंतर्गत आ जाएगा। और ढ भी दोनों के दोनों सदस्य सघोष के अंतर्गत ही चले जाएंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अघोष और सघोष हो गया हमारा। प्राणत्व के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। प्राणत्व बोले तो वायु, जिन्हें बोलने में कम या ज्यादा वायु निकलेगी उसके आधार पर भी व्यंजन दो भागों में बांटे गए। कैसे कैसे दो भाग, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण का मतलब बताया भी वायु, अल्प का मतलब कम वायु, तो जिनके उच्चारण में कम हवा निकला है अल्प प्राण, जिनके उच्चारण में ज्यादा हवा निकला है महाप्राण। इब अल्प प्राण की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा सदस्य, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा सदस्य और अंत्यस्थ व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन ये सारे के सारे के कहलाएंगे अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहले तीसरे का मतलब क्या है, प्रत्येक वर्ग देखिए ध्यान दे, ये है वर्ग, वर्ग कई है पहले सदस्य, ये दूसरे सदस्य, ये तीसरे चौथे और पांचवा। अगर बात करें प्रत्येक वर्ग का पहला और यू तीसरा और यू पांचवा, ये पहले सारे के सारे, ये तीसरे सारे के सारे, ये पांचवे सारे के सारे अल्प प्राण है। दूसरा और चौथा महाप्राण के अंतर्गत जाएगा दोस्तों, दूसरा और चौथा महाप्राण। तो अल्प प्राण में 1 3 5 प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण के अंतर्गत जाएंगे। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा बचा वो महाप्राण और तीनों से यानी उस व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत जाएंगे। ड और ढ दोनों अलग कर देंगे, एक अल्प प्राण में और एक महाप्राण के अंतर्गत जाएगा दोस्तों। अब बात करें आगत ध्वनि, अभी बताया हम ये जिसके भी नीचे नुक्ते, देखो ध्यान, अगर ऊपर लगेगी बिंदु तो इन नाम बोल रहा है अनुस्वर, नीचे लगेगा बिंदु तो इन नाम बोल रहा है नुक्ता। तो जिनके नीचे अगर क्या कहा गया जहाँ पे के नीचे नुक्ता लग रहा है तो ये नुक्ते किस भाषा से लिए गए, फारसी भाषा से लिया गया शब्द है दोस्तों, वर्ण है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्थान हम स्वरों का पढ़ गए। अब व्यंजनों का अगर पढ़ोगे तो हमारे क्रम याद हो वर्गों का, उससे पहले हम ध्यान देंगे यू पहले याद करिए आए हम, कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ, ये पांचों पहले ही याद हो हमारे, कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ। अगर ये पांचों हमारे पहले ही याद है तो इन पर डायरेक्ट क्रम सजेगा भाई, क छ ट त और प, ये पांचों वर्ग हमारे डायरेक्ट लग जाएंगे। उच्चारण स्थान का मतलब किस व्यंजन के उच्चारण में कौन सा भाग प्रयोग किया जाएगा, तो यू याद हो, कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ।
फिर वो याद करवा के थे भी वर्ग कै चे टे ते पे, तो डायरेक्ट क्रम सज देंगे भाई। कंठ पे कै वर्ग पूरा बोले जाएगा, तालु तय 6 वर्ग पूरा बोले जाएगा, मूर्धन्य तय तय वर्ग पूरा बोले जाएगा, दंत तय तय वर्ग पूरा बोले जाएगा और ओष्ठ तय पै वर्ग पूरा बोले जाएगा। बस ये चीज याद रख लें हम, कैसे की जरूरत पड़ेगी हमने। क्वेश्चन क्या बोल देगा वो बोल देगा ख, ध्यान दो दोस्तों, ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो ख कहां आएगा कै वर्ग में, क्योंकि कै वर्ग में 5 सदस्य है, कै ख ग ग और ड। ख कहां आएगा कै वर्ग में, और कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है दोस्तों। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे मारते हैं, अगर बात करें वो दे देगा निम्न में से कंठ से बोले जाने वाली, कंठ से बोले जाने वाली ध्वनि, बोले जाने वाली ध्वनि, वो ऑप्शन में दे देगा मारता है। नंबर 1 ऑप्शन कै, नंबर बी ऑप्शन तय, नंबर सी ऑप्शन दे देगा भाई फै, नंबर डी ऑप्शन दे देगा जय। फिर पूछ लेगा मारता है कि कंठ से बोले जाने वाली ध्वनि बताओ, तो हमने पता हो कंठ से क्या बोले जाए कै वर्ग, और कै वर्ग में कौन कौन आम है भाई 5 सदस्य, कै ख ग घ और ड, ये 5 सदस्य कंठ तय बोले जाए। इनमें चेक करो कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन ए मैच हो गया दोस्तों। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता हूं मारता है कि ग ध्वनि कि ग ध्वनि का उच्चारण स्थान बताओ, फिर ऑप्शन में क्या देगा, ग ध्वनि का उच्चारण स्थान पूछेगा तो फिर ऑप्शन में देगा कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इस तरीके का ऑप्शन देगा। तो ग पता हो हमने किस वर्ग का सदस्य है, कै वर्ग का, कै बोल रहा कहां जाए कंठ तय, इसलिए कहां की ध्वनि आया कंठ ध्वनि है भाई, कंठ से उच्चारण होने वाली। तो यू ही कर आओ कि वर्ग याद कर लो कै चे टे ते पे, और यू याद कर लो कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ, क्रम तो सज जाएंगे। कंठ तय कै वर्ग, तालु तय 6 वर्ग, मूर्धन्य पर दंत, हाँ टे वर्ग, दंत तय तय वर्ग, ओष्ठ तय पै वर्ग बोले जाएगा। अब जो बचे हुए हैं उन्हें सजा लेंगे। कंठ पे है आ जाएगा, तालु पे यह स आ जाएगा, मूर्धन्य पे बड़ा छोटा सा हाँ पेटपटा सा आ जाएगा, दंत पे स आ जाएगा। अब बचे 3 सदस्य और जो नासिक्य की बात करें, नासिक्य व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां सदस्य है वो नासिक्य कहलाऊगा। क्या कौन सी हो नासिक्य, देखिए जानते हैं भाई, प्रत्येक वर्ग का 5वां सदस्य है, जो यू प्रत्येक वर्ग का यू 5वां सदस्य है, यू जो सदस्य है ये नासिक्य व्यंजन के अंतर्गत आवे दोस्तों। तो नासिक्य ही पूछ रहा था अभी मारता वो, देखिए जानते हैं नासिक्य कौन से हैं, नासिक्य व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का 5वां सदस्य नासिक्य के अंतर्गत जाएगा। अगर बात करें हम दंत मूलतः, तो दंत मूलतः 2 वर्ण बोले जाए, र और ल। उच्चारण स्थान पूछा जाएगा दोस्तों कि र का उच्चारण की स्थान क्या है, तो र का उच्चारण स्थान क्या है दंत मूल। या फिर दे देगा निम्न में से कौन सा दंत मूल से बोला जाता है, ऑप्शन में नंबर 1 दे देगा दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ तक ये बोला जाएगा वह बोले जाएगा। ये थोड़े अलग थे, याद हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट भी जानता कर सके हम, कैसे कर सकें दोस्तों, देखिए जानते वो लिख देगा कंठ, यू याद कर लो कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये 5 वर्ग लिख दिए हमने। अगर 5 वर्ग की बात करें हम, 5 वर्ग में यहां होगा कै वर्ग, और कै वर्ग में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य है कै ख ग घ ड, छ वर्ग में छ जय झ आई है, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण, तै वर्ग में तै थ द ध न, पै वर्ग में पै फ ब भ और मैं। देखो ध्यान तभी ये कंठ तालु मूर्धन्य दंतोष्ठ, कंठ पे कै वर्ग, तालु पे 6 वर्ग, कंठ तालु मूर्धन्य दंतोष्ठ कै चे टे पे वर्ग ये सज गए। अब वर्गों में अगर बात करें एगोस की, जब एगोस का जिक्र कर रहे थे तो ये सारे के सारे एगोस हैं, पहला और दूसरा सदस्य, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा सदस्य एगोस, बाकी प्रत्येक वर्ग के 3 सदस्य सैगोस के अंतर्गत आएंगे। जब अल्पप्राण की बात कर रहे थे तो अल्पप्राण में पहला तीसरा पहले ये पहले सारे, तीसरे ये और ये 5वें अल्पप्राण के अंतर्गत जाएंगे, जो बीच के बचे हुए महाप्राण के अंतर्गत जाएंगे। तो दोस्तों यह चीज हमारे याद हो, कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ, इस पे हम डायरेक्ट सदाते चले जाएंगे, कै चे टे ते पे कौन सा कहां तक बोले जाएगा, यह चीज क्लियर हो जाएगी। बचे बाकी जैसे दंत मूल तो जो बोले जाएंगे ना हम अलग तरीके लिखेंगे, दंत मूल तो जो बोले जाएंगे वो कौन कौन से हैं भाई, रै और ले,
जो दंतोष्ठ बोले जाएगा वो अलग लिख दो भाई, दंतोष्ठ जो बोले जाएगा वो वह। और नासिक के व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पांचवा सदस्य। अब बचे हुए छोटे से है, तो देखियो कंठ जो बोले जाता है, तालु तो बोले जाता है यस है, मूर्धन्य जो बोले जाता है पेट पटस है, और दंत जो बोले जाता है छोटा सा है। सारे के सारे व्यंजन क्लियर हो गए। तो जो कंठ ध्वनि बोली जाएंगी वो क वर्ग पूरा और है, तालु तो जो ध्वनि बोली जाएगी वो छ वर्ग पूरा और यस है, मूर्धन्य जो बोले जाएंगे वो ट वर्ग पूरा और पेट पटस है, दंत जो बोली जाएगी त वर्ग और छोटा सा है, ओष्ठ जो बोले जाएगा वो प वर्ग, दंत मूलतः र और ल, दंतोष्ठ व, और नासिक के व्यंजन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का पांचवा सदस्य है जिनमें हम नाक का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यह पूरी वर्णमाला थी दोस्तों। वर्णमाला पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न होंगे, उससे पहले हम शब्दकोश जो वर्णमाला पे ही डिपेंड है दोस्तों। शब्दकोश कल आपको शब्दकोश पढ़ाऊंगे। शब्दकोश तक जीडी में भी एक तो दो क्वेश्चन देखने ने मिले और लिख दें दोस्तों कि यूपी पुलिस में अब की बार शब्दकोश तक प्रश्न ना आया तब बोल देंगे, तो शब्दकोश भी इसी पे डिपेंड है, वर्णमाला पे ही डिपेंड है। तो आज ये वर्णमाला आपकी कंप्लीट कर दी, कल इस पे ही आधारित हम प्रश्न लेकर आएंगे। हो सकता है लाइव भी हो, वरना ऑफलाइन आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो के साथ।